तो ये 1215 के जो किंग जॉन्स के टाइम पे जब साइन हुआ था, तो उसमें क्या होता था कि जो कैथोलिक चर्च होती है उसके अंडर, ठीक है, उनमें जो प्रीस्ट होते थे, जो फादर जिनको बोलते हैं, वो और किंग जॉन जो मतलब जो बड़ी-बड़ी क्लासेस होती हैं, बड़ा लेवल पे अगर आप बोले तो सरकारें और राजाएं, ये जो थे वो इस दायरे में नहीं आते थे, ठीक है, रूल्स, ठीक है, पॉलिसीज इनके दायरे में नहीं आते थे। बट जब मैग्ना कार्टा साइन हुआ तो जो नॉर्मल क्लास होती है, नॉर्मल लोग होते हैं, उनको बेसिक फ्रीडम्स और राइट्स दी गई, ठीक है, उनको इक्वालिटी के दायरे में लाया गया। तो इसीलिए ये मैग्ना कार्टा जो है वो हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि मैग्ना कार्टा साइन कब हुआ था, ठीक है, तो ये 1215 में 1215 एडी में हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में बाय किंग जॉन, जिसमें बेसिक फ्रीडम्स एंड राइट्स जो हैं वो एक आम व्यक्ति के लिए दिए गए थे। और ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स से अगर आप बात करें पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि उसमें भी बेसिक फ्रीडम्स एंड राइट्स दी गई हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो मैग्ना कार्टा अगर आप एजुकेशन की बात करें तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे वुड्स डिस्पैच एक्ट आया था, ठीक है, उसमें भी बेसिक फ्रीडम्स एंड राइट्स फॉर एजुकेशन था, ठीक है, भारतीयों को एजुकेशन के अधिकार दिए गए, फ्रीडम्स दी गई, ठीक है, तो वो एजुकेशन की फील्ड में मैग्ना कार्टा हुआ। अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रेडिंग में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग में बेसिक फ्रीडम्स एंड राइट्स दी गई, तो इसलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का, ठीक है, ये एस्टेब्लिशमेंट का मैग्ना कार्टा हुआ, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि मैग्ना कार्टा में है क्या, ठीक है। मैग्ना कार्टा इज अ वर्ड विच वाज यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है, जो कि हिस्टोरिकल, जब कभी लोग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते थे, ठीक है, और वो इन रिटन, ठीक है, आपके ध्यान रखना जब साइन करते हैं तो वो क्या होगा, इन रिटन आपको कुछ ऑर्डर्स या फिर आपको ये जो है फरमान दिए जा रहे हैं कि आप उस चीज के लिए एलिजिबल हैं, यू विल गेट नाउ बेनिफिट फॉर द बेसिक फ्रीडम्स एंड राइट्स, ठीक है, ये है मैग्ना कार्टा। आप जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे फिर फारूक शेर के टाइम को मैंने बता दिया था आपको कि जो सैयद ब्रदर्स थे, ठीक है, उन्होंने उनको राजगद्दी पे बिठाया था। 1713 से 19 का टाइम था। अब्दुल्ला खान एंड हुसैन खान सैयद ब्रदर्स जो कि किंग मेकर थे, ठीक है, वजीर बने, बाद में उनको जो है वो मार दिया गया था। किसके टाइम पे मारा था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो थे, ये भी मैंने बता दिया था शायद, मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह जो है ये भी सैयद बंधुओं की हेल्प से ही गद्दी पे बैठा था, ठीक है, जो कि किंग मेकर्स थे, और सैयद ब्रदर्स को मार दिया गया था कॉन्स्पिरेंसी के तहत, ठीक है, 1720 में। और एक और नाम बताया था मैंने, निजामुल मुल्क। देखिए ये जो नाम है इसको आप अभी के लिए बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आगे जब हम ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे, अंग्रेजी शासन पढ़ेंगे, तो उसमें फिर से नाम आएगा ये, ठीक है। और ये किस मुगल बादशाह का वजीर था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह। इसको एक टाइटल दिया गया था, है? रंगीला। पूरा नाम इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और काफी ज्यादा इसका टाइम पीरियड था 1719 से लेकर 1748, ठीक है जी। अब इसमें देखिए, ये अगर हम बात करें 1720 में ये सैयद ब्रदर्स मार दिए गए थे, ठीक है, जो कि वजीर था और एक सेनापति था उसका। मगर मैंने बताया था आपको कैसे जो है उस चीज का फायदा उठाया था इन्होंने, क्योंकि ये सिर्फ एक पपेट ही आदमी थे, ठीक है। जहांगीर शाह जो फर्स्ट मुगल पपेट बना, बाद में ये पपेट ही बनते रहे, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक नया लाए थे वजीर, जिसका नाम था निजामुल मुल्क, ठीक है, इसके नाम से फेमस था। एक्चुअल में इसका नाम क्या था? ठीक है, ये बताया था ना मैंने, क्या नाम है?
His real name was Chin Kulich Khan Nizam ul Mulk. He was appointed as the वजीर ऑफ मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह का वजीर अपॉइंट किया गया, बट उसने जो अपनी पोस्ट को त्याग दिया था 1720 में जब सैयद ब्रदर्स मरे तो इसको अपॉइंट किया गया, बट 1722 में ही इसने अपनी पोस्ट को छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा, क्योंकि मैंने इसके कारण भी बताया था, क्योंकि जिस तरह से जिस एनर्जी उत्साह से इसने जो पोस्ट ज्वाइन की थी वो उसको वहां पे देखने को नहीं मिला, और इसने सोचा इससे तो मैं इंडिपेंडेंट ही अपना कहीं शासन कर लूं, ठीक है, इससे अच्छा तो अगर मैंने ही शासन को चलाना है तो मैं क्यों इसके अंडर काम, ठीक है। सो he marched towards Deccan and formed an autonomous independent state हैदराबाद। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाद में आप इंडिपेंडेंट स्टेट पढ़ेंगे हैदराबाद। सो हैदराबाद के जितने भी आगे राजा बनेंगे, जितने भी शासक बनेंगे, दे विल रिगार्डेड एज निजाम। ठीक है, उनको निजाम के नाम से जाना जाता, हैदराबाद के निजाम। ठीक है, तो निजामुल मुल्क इसी ने शुरुआत की थी, और ये बाद में क्या बनेगा, एक ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वायत्तता, अपनी इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस या फिर ऑटोनॉमस स्टेट को इसने, इसका नाम था हैदराबाद, संभाल लिया। ठीक है, तो ये धीरे धीरे मतलब डिसइंटीग्रेशन होने लगी, धीरे धीरे यूनिटी मुगलों की टूटने लगी। अब ये हैदराबाद जो अलग हो गया एक तरह से, ठीक है, तो मैसूर अलग हो जाएगा, ठीक है, बंगाल अलग हो जाएगा। तो ये जो अलग अलग सेपरेट एक टुकड़ियां बनने लगी, इससे जो है वो मुगलों की पावर बिल्कुल टूट गई। मुगलों की पावर्स टूटी क्यों, आपने खुद देखा, ये कहीं ना कहीं इनकी इनकैपेबिलिटी ही थी। ठीक है, इनकी अयोग्यता ही थी जो इसको संभाल नहीं पाए। ठीक है, इन्हीं के बंदे इनको छोड़ के जा रहे हैं। चलिए, अगर हम बात करें इन्हीं के टाइम पे बंगाल जो है वो भी उसने भी अलग से एक इंडिपेंडेंस ले ली, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के टाइम पे ही, ठीक है, बंगाल भी अलग हो गया। ड्यूरिंग हिज रेन ये भी अलग हो गया बंगाल। बंगाल ने भी इंडिपेंडेंस ले ली। ठीक है, और वो भी उसका जो गवर्नर था बंगाल का वो बना मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। तो मोहम्मद शाह के टाइम पे क्या हो रहा है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वो स्टैब्लिश हो रही है। ठीक है, जैसे निजाम के लिए हैदराबाद हो गई। ठीक है, ये जो बंगाल का जो गवर्नर बना, बंगाल का शासक बना वो मुर्शिद कुली खान, ये एक्चुअल में इनके लिए काम करने गए थे, मगर ये धीरे धीरे इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कर दी, क्योंकि ये पूछते नहीं थे इनको, इनसे कुछ असेसमेंट नहीं लेते थे, कुछ नहीं करते थे ये, इसलिए ये धीरे धीरे इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस वहां पे शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये मुर्शिद कुली खान ये बंगाल थे। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम आएगा। ठीक है, एक और इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएगी, दैट इज अवध। ठीक है, अवध कहाँ का इलाका है, अगर आज की बात करें तो ये यूपी का जो लखनऊ पोर्शन है, ठीक, उसको कहते थे अवध। अब देखिए अवध में एक नाम आएगा बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क, वो निजामुल मुल्क, ये बुरहान उल मुल्क। ठीक है, तो बुरहान उल मुल्क जो कि अपॉइंट किया गया था अवध का गवर्नर, ठीक है, उसने भी मतलब एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट की नींव रख दी। ठीक है, he laid the foundation of the independent state। देखिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी इनकैपेबिलिटी, मोहम्मद शाह ने, हालांकि इन्होंने अलग अलग जगह पे अपने लिए इन्होंने सोचा कि हम बॉस हैं, हम अलग अलग आदमी जो है वो यहाँ पे इन्होंने रखे भी, ये इन्होंने ही भेजे थे एक्चुअल में मोहम्मद शाह ने। ठीक है, बट वहां पे उनके नाम से शासन करने के लिए ये इतने ज्यादा वो नहीं थे, उन्होंने क्या किया,
कि इतने कैपेबल तो थे ये बंदे कि उन्होंने अपने आप ही इंडिपेंडेंट स्टेट रूल करने लग गए। हालाँकि वो अभी तक अवेयर नहीं था मोहम्मद शाह इस चीज़ से, बट धीरे-धीरे वो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस क्रिएट किया। मतलब वो अपने उस पे इंडिपेंडेंस में शासन करने लगे, वो ही राजा कहलाने लगे, ठीक है? और उन्होंने ही ये सिस्टम चला दिया। ये मुगलों से सेपरेट हुआ सारा सिस्टम, ठीक है? तो बुरहान उल मुल्क जिसको सादत खान के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स कब क्वेश्चन आए कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कब क्रिएट होने लगी, ठीक है? हो सकता है कि आपको पूछा जाए तो वो है मोहम्मद शाह रंगीला। वो यहाँ पे यहाँ वहाँ प्लेजर में ही घूमता रहा, फिरता रहा और यहाँ पे उसी के द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर जो है नाजिम जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाते चले गए, ठीक है? हैदराबाद हो गया, फिर मुर्शिद कुली खान का आपका ये बंगाल हो गया, सादत खान जिसका बुरहान उल मुल्क नाम बताया, ये अवध का गवर्नर था, इसने भी इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी, ठीक है? इसके अलावा इतनी बड़ी जो सेटबैक थे ये लगने थे इसको, अभी ये पता नहीं है, अभी ये उसमें ही मस्त है अपने प्लेजर में, बट इसको धक्का तब लगता है जब नादिर शाह अटैक करता है, ठीक है? नादिर शाह जो है ये मंगोलियन ये अटैक करेगा और ये करता है अटैक इन 1317, सॉरी 1739, ठीक है? 1739 AD, ठीक है? और इसने जो है मोहम्मद शाह रंगीला को, ठीक है, बैटल ऑफ करनाल में हराया, ठीक है? और ये वैसे फरवरी महीना था। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ करनाल। करनाल में हुई थी, ठीक है, इन 1730 में, ठीक है? इसके बीच में हुई थी बिटवीन नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह, मुगलों के बादशाह, ठीक है? नाम के बादशाह मोहम्मद शाह को इसने हराया था। तो नादिर शाह मोहम्मद शाह एक तरह से याद रखिएगा, एक ही सरनेम है इनका, मोहम्मद शाह रंगीला को इसने, और इसने यहाँ से बहुत कुछ, ठीक है, लूट के ले गया था, ठीक है? इसने देखिए तख्ते ताउस, तख्ते ताउस क्या है? जो शाहजहां का विरासत में मिला हुआ है तो पीकॉक थ्रोन था जिसमें कोहिनूर डायमंड जड़ा हुआ था, ठीक है? वो अपने साथ ले गया। अच्छी नस्ल के घोड़े ले गया, ठीक है? अच्छे अच्छे जो इसके सोल्जर्स थे उनको ले गया। इट मीन्स ये नादिर शाह ने ऐसा काम किया जो मतलब उस टाइम पे मुगलों की रीढ़ की हड्डी टूट गई, ठीक है? ये समझो आप। तो नादिर शाह जो है इसने अपने साथ क्या क्या लेके गया था? तो तख्ते ताउस गया, तो कोहिनूर डायमंड गया, ठीक है? अच्छी नस्ल के घोड़े चले गए, वो भी ले गया था उनके, और कुछ आदमियों को भी ले गया, ठीक है? तो बोलने का मतलब ये है कि नादिर शाह ने इनकी बैकबोन, ठीक है, पूरी तोड़ दी मुगलों की। इसके अलावा जो रहा था सब कुछ वो अहमद शाह अब्दाली ने कर, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली को दुर्रानी भी कहते हैं, ठीक है? इसका सरनेम अहमद शाह अब्दाली को दुरानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? दुरानी हो या अब्दाली हो एक ही बात है। सो ही रेडेड द किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग हिज, मतलब जब इसने पहली बार इन्वेजन किया, अटैक किया, ठीक है? तो उस समय मुगलों का राजा, मुगलों का बादशाह यही था, मोहम्मद शाह। अब ये इसके बाद भी अटैक करेगा, क्योंकि आपने अहमद शाह अब्दाली का नाम कांगड़ा की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है? जिसने पंजाब जालंधर दोआब में राज किया था और घमंड चंद को शासक गवर्नर नाजिम जो है वो नियुक्त किया, ठीक है? तो अहमद शाह अब्दाली जो है इसका फर्स्ट अटैक इसके टाइम पे हुआ था। वैसे इसने 3-4 अटैक किए, ठीक है? ये जो फर्स्ट इन्वेजन था, तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो 2 एक्सटर्नल एग्रेशन देखने को मिले, जो बाहर से अटैक हुए उसकी वजह से, और जो बीच में घर में जो टूट-फूट हो रही थी, वो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, ठीक है? ये आपने ध्यान रखना है। और वैसे मैंने आपको बताया कि ये रंगीला था, इसके बारे में अगर हम बात करें
तो इसको ज्यादा खबर दुनिया की होती नहीं थी, ठीक है। मगर जब इसके ऊपर अटैक हुए तो एकदम ये टूट गया, और बाद में इसको पता भी चला कि वहां पे तो अपना अपना सिस्टम चला के बैठे हुए हैं, मेरी तो बात ही कोई नहीं पूछ रहा। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो एकदम से सेटबैक से मर भी जाता है उसके बाद, ठीक है। 1748 में ये मर जाता है, ठीक है। तो इसके बाद एक नाम आएगा, वैसे तो मुगल्स अभी चले हुए हैं बट अभी नाम के ही रहेंगे, ठीक है। अहमद शाह, ये है अगला शासक मुगल्स, 1748 से लेकर 54, 6 साल। अहमद शाह अब्दाली ने, देखो अहमद शाह है, इसका नाम तो अहमद शाह अब्दाली, जो अटैक करने वाला है उसका नाम भी अहमद शाह है, ठीक है, वो अब्दाली है। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में फिर से अटैक किए, पंजाब में अटैक किए, ठीक है। और जो पाकिस्तान का मुल्तान है, मुल्तान एरिया, उसको पूरा कैप्चर कर लिया इसने, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने। तो अहमद शाह के टाइम पे ही अहमद शाह अब्दाली के, अब एक ही जैसे नाम है, अटैक हुए, बार बार अटैक किए इसने, कहाँ पे, दिल्ली में, पंजाब में। और ये जो पंजाब है ये इंडिया का पंजाब एज वेल एज पाकिस्तान का पंजाब, ठीक है। जैसे लाहौर, मुल्तान, ठीक है, और इंडिया का पंजाब का जैसे जलंधर, तो ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे जलंधर वाला तो पोर्शन मैंने बताया 1751 के आसपास जब घमंड चंद को उसने नाजिम बनाया। ये दिल्ली पंजाब के ऊपर काफी ज्यादा इसने अटैक किए थे, बहुत बार अटैक किए थे। और जो मुल्तान है एरिया, मुल्तान पाकिस्तान, वो इसने कैप्चर कर लिया, ठीक है। नो, ना सिर्फ मुल्तान, ठीक है, और भी छोटे छोटे एरियाज जो हैं, जैसे आप जलंधर की बात करें, मुल्तान की बात करें, ये सारे एरियाज जो हैं वो कैप्चर किए, दिल्ली के छोटे छोटे एरियाज इसने कैप्चर किए। तो अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानी था, ठीक है, ये ध्यान रखना, इनका नाम मैंने बताया नहीं, बता दिया था, बट अफगानी था ये। कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि कहाँ से, अफगानी। इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, ठीक है, संजय दत्त की मूवी है शायद, संजय दत्त ने इसका रोल निभाया। तो जो अफगानी है, ये अफगान जो लोग हैं आज भी इसको भगवान की तरह पूजते हैं, ठीक है, भगवान मानते हैं, फादर ऑफ अफगानिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा आलमगीर, ठीक है। आलमगीर, इसके टाइम पे कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट होगा आलमगीर के टाइम, ठीक है। ये आलमगीर 2 कहते हैं इसको, ये 1 भी रहा होगा कभी। ये टाइम पीरियड है 54 से 59। अब देखिए 54 से 59 में एक इम्पोर्टेंट घटना हुई है, ठीक है, दैट इज अहमद शाह अब्दाली ने तो दिल्ली ये एरियाज को कुछ ना कुछ एक्टिफाई कर लिया और ज्यादा बड़ा। अहमद शाह अब्दाली ने एक तरह से टेरर मचा दिया था यहाँ पे। सो अहमद शाह अब्दाली का एक और अटैक होगा मराठों के साथ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, 1761 में हुआ था, बट वो इसके टाइम पे नहीं हुआ था, वो अगला टाइम आ जाएगा। बट आलमगीर के टाइम पे एक चीज जरूर हुई थी, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये प्लासी का युद्ध जो है ये ब्रिटिशर्स ने जीता, ठीक है। और इसके टाइम पे एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये वैसे बंगाल में हुई थी, कलकत्ता में। इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि है क्या ये, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। ये 1756 में हुई थी, और इसी का नतीजा था, इसी का रिजल्ट था कि बैटल ऑफ प्लासी हुई। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि बैटल ऑफ प्लासी का मुख्य कारण क्या। तो बैटल ऑफ प्लासी इतिहास में ये कब हुई थी, 1757, हाँ, जून 1757 में हुई थी। अब देखिए ये जब हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, प्लासी है आपका बंगाल में,
बंगाल के एरिया में हुई थी और इसका कारण ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये जब हम बंगाल इंडिपेंडेंट स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है, हम मॉडर्न हिस्ट्री में तब आपको, आप इतना याद रखिए अभी के लिए, ये आलमगीर टू के टाइम पे। और इस लड़ाई से, ठीक है, इस लड़ाई से जो रॉबर्ट क्लाइव था, इसने इसको लीड किया था और इसने जीता भी था इसको। इस लड़ाई से इतिहास में अगर आप बात करें तो ये एक टर्निंग पॉइंट है। बैटल ऑफ प्लासी वाज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है उसमें ये टर्निंग पॉइंट है। अब डायरेक्टली जो है वो कहीं ना कहीं वो रूल करने लग जाएंगे। ठीक है, सो बैटल ऑफ प्लासी एक टर्निंग पॉइंट है। अब वो, इसका कारण कहीं ना कहीं ब्लैक होल ट्रेजेडी माना जाता है, और वो क्यों और वो क्या है वो हम जब ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम डाइवर्ट नहीं होंगे टॉपिक से। अभी हमारा टॉपिक मेन चला हुआ है मुगल्स। ठीक है, तो मुगल्स के अगले शासन को देखते हैं। ठीक है, अभी नाम दूसरा आएगा इसके बाद, आलमगीर के बाद आता है शाह आलम। ठीक है, अब देखिए इनके नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में ये कवर होंगे। ठीक है, तो इसलिए रिपीट होंगे, तो ध्यान रखना। ये भी शाह आलम टू। शाह आलम ये हमारा नेक्स्ट मुगल बादशाह है। इसका जो टाइम पीरियड है 1759 से 1806, और इसका टाइम पीरियड बहुत लंबा है। ठीक है, अगर इसका टाइम पीरियड देखें आप तो ये काफी लंबा टाइम पीरियड। ठीक है, 40 ईयर्स से ज्यादा। तो ये जो बंदा है, इस आदमी ने, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, पहले बैटल ऑफ पानीपत बता देता हूँ। ठीक है, जो अभी बताया 1761 में, पहले इसके टाइम पे बैटल ऑफ, थर्ड बैटल है ना, पानीपत के तो 2 युद्ध पहले भी हो चुके, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, जब हम मराठा पढ़ेंगे तो फिर आएगा ये टॉपिक। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था बिटवीन अहमद शाह अब्दाली अफगानी प्लस मराठा, और मराठों को इसने हरा दिया था। ठीक है, ये जीता था, अफगानी और मराठे हारे थे। तो ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस बैटल में मराठा जो है वो, जिसको मराठा को लीड किया था वो थे सदाशिव राव भाव। ठीक है, और पेशवा जो थे इस टाइम पे वो बालाजी बाजीराव थे, और लीड करने वाले सदाशिव राव भाव थे। वो अलग बात है, वो फिर से डिस्कशन होगा। बट ये किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसको कहते हैं। अफगानियों की जीत हुई थी, मराठों की हार हुई थी। एक दूसरी मुख्य लड़ाई इसके टाइम पे कौन सी हुई थी, दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, देखिए बक्सर जो है, बैटल ऑफ बक्सर, ये बक्सर आज बिहार में पड़ता है। उस टाइम देखिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, सब ये बंगाल प्रोविंस था। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है ये हुआ था अक्टूबर 1764, और ये फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही हुआ था, बट इसमें दूसरी तरफ अलायंस था। ठीक है, पहले तो वो अकेले थे प्लासी के युद्ध में, मगर इसमें अलायंस था। अलायंस किसका था, तो मुगल बादशाह भी थे, जो ये शाह आलम है ये भी था। ठीक है, अवध का नवाब भी था, और बंगाल का नवाब भी था। तो बंगाल के, ठीक है, नवाब, और अवध के नवाब, और मुगल्स, ये तीनों मिलके इन्होंने अलायंस बनाया और वो अंग्रेजों के साथ लड़े, बट अंग्रेजों ने फिर भी इनको हरा दिया था। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में हुआ था अक्टूबर। ठीक है, सो इट वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, और जब ये जीते तो इसके बाद डायरेक्टली जो है वो
रूल होना शुरू हो गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये शाह आलम जो है वो पेंशन के सहारे जीना, ठीक है। इसने 1765 के बाद जो टाइम है वो पेंशन के सहारे जिएगा, ठीक है। अंग्रेज अब इनको पेंशन देने लगे, ठीक है। सोचिए क्या हाल हो गया तुम लोग, ठीक है। ये इलाहाबाद में काफी साल तक रहा, ठीक है। इसको यहाँ वहाँ रहना पड़ा अपने जीवन काल, ठीक है। कई सालों तक ये इलाहाबाद में रहा, ठीक है, एज ए पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके टाइम पे अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशन के तौर पर मुगलों को रखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फिर ये भटकती हुई आत्मा हो गई एक तरह से, मुगल नाम के रह गए हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने उनको फिर भी इज्जत रखी है कि वो मुगल हैं, शासन बादशाह हैं, बट वो पेंशनर है। सो ही वॉज द फर्स्ट पेंशनर, ठीक है। आप अपना काम देखो, हम आपको पैसा देते रहेंगे, पेंशन देते रहेंगे, इससे आगे और बुरा हाल होगा, ठीक है। कई सालों तक ये इलाहाबाद में रहा, he lived in इलाहाबाद। उनको बोला कि आप मजे से अपने जीवन व्यतीत करो, बाकी आपके जो प्रशासन है, रिवेन्यू सिस्टम है, वो सब हम देखेंगे। आफ्टर 1765 इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी, ये भी इसके टाइम पे हुई, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि 1765। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक डुअल सिस्टम अपना दिया, ठीक है। डुअल सिस्टम जनरेट कर दिया अंग्रेजों ने। इसमें इन्होंने क्या बोला, डुअल सिस्टम का मतलब ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिम्मेवारी है लोगों के प्रति, वो आपकी, नवाब की, ठीक है, वो राजा की। और जो रिवेन्यू राइट्स हैं, मतलब राजस्व को कलेक्ट करने की, एकत्रित करने की, पैसे की, ठीक है, टैक्स लगाने की, वो पावर किसने रख ली अपने पास, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बोलने का मतलब है कि दे वर ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनको पैसा, मुनाफा, प्रॉफिट यही चाहिए था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर लिया, रिवेन्यू राइट्स अपने पास रख लिए और बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन की पावर आप, कोई बात नहीं, ठीक है। आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखो, जिम्मेवारी आप देखो, जवाब आप देंगे, बाकी पैसा हम डिसाइड करेंगे, प्रॉफिट हमारा रहेगा, पैसा हम। तो पैसे के बिना पावर कैसी, ठीक है। सीधी सी बात देखें तो the great responsibility come with, sorry, the great power comes with great responsibility, ऐसा कुछ था नहीं, पावर उन्होंने अपने पास रख ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी। इट मीन्स ये जो सिस्टम चल रहा था, डुअल सिस्टम, ये रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था, और ये जो है वो बाद में इसको भी खत्म कर देंगे जब गवर्नर जनरल बनेगा, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। उसने डुअल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, दोनों को अपने पास रख लिया और पूरी तरह से एक रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया। फिर अंग्रेजी शासन फुल ऑन, ठीक है, स्टार्ट हो गया। बट ये जो था, ये शाह आलम के टाइम पे हो रहा है सब कुछ, और शाह आलम को बेचारे को पेंशन दी जा रही है। तो ये मुगलों के हाल है। अभी पेंशन बढ़ाने के लिए भी बोला नहीं जाएगा, ठीक है, वैसे हाल हो जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर, ठीक है। तो जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, ठीक है, जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि क्या क्या था, इसमें 26 लाख, ठीक है, एक जो पैसा है, एक मुश्त किस्त होती है, एक पैसा जो है वो दिया जाता है, तो 26 लाख रुपया भी देना पड़ा इनको, ठीक है, अंग्रेजों को। और एक फरमान जारी हुआ था, ठीक है, एक रॉयल ऑर्डर, ठीक है, मुगलों की तरफ से करना पड़ना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स हैं, हाँ, ये दीवानी राइट्स या रिवेन्यू राइट्स जो हैं, वो स्पेशली अगर आप बात करें, ये किसकी बात हो रही है, तो बक्सर और प्लासी, ये बिहार में है, बंगाल में है, तो ये बंगाल प्रोविंस की बात हो रही है, ठीक है, तो बंगाल प्रांत की बात हो रही है, ठीक है जी। अब ये क्यों हो रही है, क्योंकि इनका मेन मकसद, मेन इनका इंटरेस्ट जो था वो इस एरिया में चल पड़ा था। क्यों चला था, क्योंकि अब चलो ये ब्रिटिश जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में ये चीज लग जाएगा पता। तो बंगाल प्रोविंस जो है
वो इनके रिवेन्यू राइट्स इनको मिल गए। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अब बंगाल इसमें बांग्लादेश भी आएगा, बिहार में झारखंड भी आएगा। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश आज का ये सारा जो है कहीं ना कहीं से इनके रिवेन्यू राइट। अब जो नेक्स्ट राजा आएगा मुगल बादशाह, दैट वाज अकबर टू। ठीक है, अब जो भी मैं बता रहा हूँ ना ये टू टू ही है, आलमगीर टू, ठीक है, शाह आलम टू, अकबर टू, क्योंकि अकबर तो पहले भी देख। अब वो जो अकबर पढ़ा था आपने मुगल, वो अकबर था, वन था, और उसके बिल्कुल अगेंस्ट, मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट है ये राजा। ठीक है, 1806 में जब ये शासन संभालता है, 1837 में, इस बंदे का ये हाल है। देखिए टाइम के साथ पेंशन बढ़ती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशन नहीं बढ़ाई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने पेंशन वैसी ही रखी जैसे उसको मिलती थी शाह आलम को। तो अकबर टू जो बोलता है कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरी पेंशन तो बढ़नी चाहिए थी, मगर इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंग्रेजों के साथ बोल पाए कि मेरी पेंशन बढ़ा दो। ठीक है, सो अकबर टू वॉज दी, बोल सकते हैं आप कि ऐसा बंदा है ये जो अंग्रेजों से बात करने से भी डरता था। ठीक है, सो लॉर्ड हेस्टिंग्स उस टाइम पे जो इनके गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने कहीं ना कहीं इनकी सॉवरेनिटी, ठीक है, सीज कर दी थी। सॉवरेनिटी का मतलब कि जो संप्रभुता है, डिसीजंस हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके वो खत्म कर दिए थे टोटली। ठीक है, वो बिल्कुल भी इनका इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हैं उन्होंने इनकी सॉवरेनिटी को सीज कर दिया था। ठीक है, और इन्होंने कोई भी बात, किसी भी बात के लिए इनकी नहीं मानते थे। ठीक है, अगर वो कुछ बोल भी देता था, वैसे तो इसकी हिम्मत नहीं होती थी, बट बोल भी देता था तब भी वो उस चीज को नहीं मानते थे। ठीक है, और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इसने एक बंदे का सहारा लिया था जो कि बेबाक बोल भी लेता था, दैट वाज राजा राम मोहन राय। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन रॉय, इनको जब आप पढ़ेंगे तो ही वॉज ग्रेट पर्सनैलिटी, और इसको जो है राजा का टाइटल इसने ही दिया। ठीक है, वैसे इनका नाम राजा राम मोहन रॉय बाद में बना, राम मोहन रॉय था इनका नाम, बंगाली था, बट राजा का टाइटल इसने दिया। ठीक है, सो द टाइटल ऑफ राजा वाज गिवन बाय अकबर टू। अब इन्होंने क्यों दिया था, क्योंकि इनको बोल के ही इन्होंने अपनी पेंशन बढ़वाई, और इन्होंने इनकी पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की थी अंग्रेजों से, और बाद में उन्होंने बढ़ा भी दी थी। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राम मोहन रॉय। तो फिर टाइटल दिया, तो राजा जो तू ही है, आपके कहने पे ही मेरी पेंशन बढ़ेगी। सोचो, एक राजा राम मोहन रॉय ने, एक नॉर्मल से व्यक्ति ने एक मुगल बादशाह की पेंशन बढ़वाई। ठीक है, तो ये चीज हुई थी अकबर टू के साथ। ठीक है, तो अकबर टू ऐसा आदमी है, सोच लीजिए थोड़ा सा। अगर आप सोचें तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पेंशनर की जो स्टेटस है उसकी सोवर्निटी को सीज कर दिया। ठीक है, बोलने का मतलब उसकी पेंशन नहीं बढ़ रही थी, सिर्फ इसकी सिफारिश पे बढ़ी थी। ठीक है, बढ़ाई थी, तो खत्म है अब मुगल्स। और जो नाम का बंदा आएगा वो है लास्ट में बहादुर शाह टू। बहादुर शाह टू, देखिए इसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ठीक है, अब बहादुर शाह टू भी है, लास्ट के 4 शासक टू 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 लगे हैं इनके पीछे। तो बहादुर शाह टू जो है, मैंने बताया था जब बहादुर शाह वन पढ़ाया था, तो बहादुर शाह वन से शुरुआत हुई मुगलों की, लेटर मुगल्स की, और बहादुर शाह टू पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। ठीक है, अब ये लास्ट क्यों है तो वो देखते हैं हम। लास्ट मुगल एम्परर, अंतिम मुगल सम्राट था ये। और इसकी आप एक बात देखें तो ही वॉज कन्फाइंड विद, ठीक है, रेड फोर्ट। इसको बस एक बिल्डिंग दे दी थी रेड फोर्ट, ठीक है, जो शाहजहां ने बनाई थी, बस आप रेड फोर्ट में ही सीमित रही। ठीक है, अब इसकी
रेड फोर्ट तक की सीमा थी, मतलब ये रेड फोर्ट से बाहर, ठीक है, किसी भी चीज को ना हाथ लगा सकता था, मतलब ना उसका कोई ऑर्डर चलता था, सिर्फ ये रेड फोर्ट के अंदर एक रेड फोर्ट में अपनी बादशाही कर रहा था बहादुर शाह, ठीक है। सो ही वॉज कन्फाइंड बाय ब्रिटिश, ठीक है, उसको जो है वो सिर्फ ये बोला गया था कि रेड फोर्ट के बाहर तेरा कोई दायरा नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते रेड फोर्ट के बाहर। तो सिर्फ रेड फोर्ट के अंदर ही इसको ये था, और वो इतना ज्यादा बिजी रहता था अपने जफर, उसमें जफर जो होता है वो होता है जफरनामा के नाम से इसने अपनी वो लिखी थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना शायरी, शेर व शायरी करता था, ठीक है, खुशी में मस्त रहता था ये। तो अगर हम बात करें 1857 का रिवोल्ट, ठीक है, जब हुआ था, ये इसका टाइम पीरियड है 1835 से 1857, ठीक है। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें मुगलों की मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया था इसको, जो है वो एक तरह से 1857 के रिवोल्ट में इसको लीड कर दिया था, ठीक है। 1857 का विद्रोह में अंग्रेजों ने इसके ऊपर इल्जाम लगाए कि आप उकसा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से लीड किया था, ठीक है, बहादुर शाह। तो बाद में अंग्रेजों ने इसको जो है वो कैप्चर किया, ठीक है, और रंगून भेज दिया था, रंगून म्यांमार में, और वहां पे उसको फांसी पे लटका भी दिया। और इसके बेटों को आगे देखिए मुगल्स कैसे खत्म हुए, इसके बेटों को रेड फोर्ट में इसी के सामने, ठीक है, कत्ल कर दिया, इसी के सामने मार दिया। तो बहादुर शाह जो, देखिए इसका फिर आगे खत्म कर दिया सिस्टम, ठीक है, इसलिए अंग्रेजों ने खत्म ही कर दिया था, क्योंकि ब्रूटली उनको मार दिया गया था। क्यों मारा था? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आगे मुगल नाम की चीज रहे, ठीक है, क्योंकि वी आर गोइंग टू बोल सकते हैं कि अंग्रेज यहाँ पे पूरी सॉवर्निटी लेने के चक्कर में थे, पूरा ही पूरा शासन अपने हाथ में, तो वैसे तो ले ही चुके थे बट ऑफिशियली पूरी तरह से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रूल करेगी, ठीक है। तो ये बहादुर शाह जफर जिसका रूल खत्म हो जाता है, ठीक है, और इसको डिपोर्ट कर दिया जाता है रंगून में, और वहां पे इसको ऐसे मारा तो नहीं जाता, ये खुद ही मर जाता है, ठीक है, रंगून में डिपोर्ट करके रखा था इसको, पर मर जाता है, ठीक है। ये जरूर है कि इसके बेटों को रेड फोर्ट में ही मार दिया गया था, जहां मारा था वहां उनको खूनी दरवाजा कहते हैं, रेड फोर्ट, ठीक है, जहाँ पे बहादुर शाह जफर के बेटों को मारा था वहां उनको खूनी दरवाजा कहते हैं। तो इसने शरियाज लिखे और जफर के नाम से मतलब शायरो शायरी की, इसीलिए इसको जफर भी कहते हैं, ठीक है, जफरनामा लिखता था ये, तो बहादुर शाह जफर, ठीक है। चलिए पर्शी में देखो नामा आता है जफरनामा, इट मीन्स वो फारसी में शायरी लिख रहा है, इसी में मसलूक था ये। कई बार तो देखिए इससे जुड़े हुए बहुत सारे किस्से भी हैं, ठीक है, कि ऐसी ऐसी चीजें, ये एक धोबी को न्याय नहीं दिला पाया, ठीक है, धोबी अगर रेड फोर्ट के बाहर कोई घटना हुई है तो बोलता है मेरा नहीं है इसमें कोई, ये अंग्रेज ही करेंगे, इस तरह से था, बहुत ही नाम के रह गए थे ये, और मुगलों का खात्मा हो, ठीक है। तो ये जो लेटर मुगल्स आपने पढ़े, लेटर मुगल्स और एक्चुअल में जो 6 मुगल्स पढ़े थे, देखो किस तरह से सिस्टम को देखा जाता है, ठीक है, ये हमने देखा था, मनसबदारी सिस्टम, जाट सवार, कैसे जो है वो अकबर ने स्टैंड किया था सिस्टम, ठीक है, कैसे जो है वो जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब ने किया, पर बाद में कैसे ये डिक्लाइन हुआ, ये सारा सिस्टम आपने ध्यान, ठीक है। जब्ती सिस्टम, दशाला सिस्टम बताया मैंने आपको, इनके बारे में याद रखना है। कल तो वैसे वीरवार है, कल तो नहीं होगा डिस्कस, बट नेक्स्ट वीक जब भी होगा तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना मुगल्स को, ठीक है। चलिए बाकी देखिए, जो इनकी आइडेंटिटी, इकोनॉमी है ना कैसी थी, वो हमने देखा ही है कि जो सोसाइटी थी वो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज कहीं ना कहीं यहाँ प्रैक्टिस तो होती थी, बट उसका लगातार विरोध किया गया था मुगलों के द्वारा, अकबर ने भी किया है ना, औरंगजेब ने भी किया, ठीक है। तो ये अच्छी बात थी कि हिंदू धर्म में जो सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, उसके लिए मुगलों ने एक अच्छे कदम भी उठाए थे,
मतलब मुगल्स नहीं चाहते थे कि ये चीज हो, ठीक है, तो एक अच्छी बात। बाकी हालांकि वो प्रैक्टिस तो होती, चाइल्ड मैरिज तो बहुत प्रेवलेंट थी, पर सती के लिए उन्होंने अच्छे काम। जो पर्दा सिस्टम था, ठीक है, वो हिंदुओं और मुस्लिम में दोनों में देखने को मिलता है। पर्दा सिस्टम आपको पता ही है, जो महिलाएं हैं वो मुस्लिम्स तो बहुत ही करती हैं, बट हिंदुओं में भी प्रचलित था। तो पर्दा सिस्टम वाज प्रेवलेंट अमंग हिंदूज एंड एज वेल मुस्लिम्स, ठीक है। सोसाइटी में अगर ये चीजें आप याद रखें तो बाकी इकोनॉमी की अगर बात करें अर्थव्यवस्था में, तो ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ। यूरोपियन नेशंस में लाइक कॉटन की बात करें, है ना, इंडिगो, ये बाद में आएंगी चीजें, कॉटन, नील की खेती, ठीक है, ओपियम, तंबाकू, ये प्रोड्यूस किए गए। जहांगीर ने मक्का, ठीक है, जहांगीर के टाइम पे यूरोपियंस जो हैं, जो पुर्तगाली, तंबाकू लाए, मक्का लाए, ठीक है, ये चीजें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, ये चीजें एस्टेब्लिश हुई, ठीक है, पोर्ट्स बनाए गए मसूलीपट्टनम में, सूरत में, कोची में, तो डेवलपमेंट्स भी हुई, ठीक है। डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक बोल सकते हैं कि जो हानि है इंडिया को, वो लगातार होती रहेगी। इसके ऊपर चर्चा करेंगे जब हम दूसरी जो हमारा मेन टॉपिक आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें डिटेल में चर्चा होगी, ठीक है। अच्छा, एक नाम बताया था मैंने, सिकदार, ये कौन सी पोस्ट होती है, बताएंगे जल्दी से? किया था मैंने डिस्कस आपके साथ, जहां तक मुझे याद, सिकदार, ठीक है। ये शायद मैंने बताया था शेरशाह सूरी के टाइम पे, ठीक है। सिकदार, जैसे मैंने तहसीलदार बताया था, ठीक है। और मनसबदार, तो दार तो मतलब होल्डर होते हैं ना, जिस रैंक, जो रैंक उनको दिया जाता है, ठीक है। तो सिख क्या होता है? SIQ। परगना सुना है आपने? सरकार सुना है? तो जो परगना है, सरकार 47 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सरकार मतलब सब डिवीजन, डिवीजन बोल सकते हैं। और उसको भी अलग अलग फिर विलेजेस में, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसीलों में बांट दिया गया, वो परगना हो गया, ठीक है। तो परगना जो है, इसका हेड होता था सरकार, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ठीक है। प्रशासनिक मुखिया किसी भी परगना का, उसको सिकदार कहते हैं, ठीक है। याद है कि नहीं? आमीन किसको कहते हैं? आमीन भी ये डिस्कस किया। आमीन जो है वो आप कानून को जानते हैं? कानून को, पटवारी कानून को, पटवारी से जब प्रमोट होता है बंदा तो कानून को बनता है। तो ये रिवेन्यू ऑफिशियल है, ठीक है, आमीन। ये बोल सकते हैं आप कानून को है। आज भी पोस्ट यूज होती है रिवेन्यू डिपार्टमेंट में, कानून को। पटवारी वो विलेज अकाउंटेंट होता है, वो गांव में बैठता है, ठीक है। और जो रिवेन्यू ऑफिसर है कानून को, उसको अमीन कहा गया है, ठीक है। सिकदार जो है वो तहसीलदार है। आप एक तरह से ये चीज समझिए, ठीक है, ये आज भी रिवेन्यू ऑफिसर्स में ये चीजें देखने को मिलती है। तो दीज वर डेवलप्ड बाय मुगल्स, ठीक है, ये मुगलों के टाइम की शुरू की थी, ठीक है, जिसमें जमीनों को मेजर करने के तरीके जैसे शेरशाह सूरी ने किए थे, उसके बाद अकबर ने किए थे, ठीक है। चलिए, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है?